हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सोशल एंड प्रिवेंटिंग फार्मेसी के यूनिट 2 के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस यूनिट में क्या दे रखा है। तो इसका फर्स्ट जो टॉपिक है वो दे रखा है जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे कम्युनिकेबल या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उसको कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हैं और उसके प्रिवेंशन यानी उसे रोकने से फैलने से रोकने के लिए कौन कौन सा बेसिक प्रिंसिपल है, स्टेप है, वो सारी चीज़ें इस यूनिट में डिस्कस करने हैं। कुछ ऐसे डिजीज दे रखे हैं जैसे कि कोलेरा, SRS और इलोवा वायरस, इन्फ्लुएंजा, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, लिम्फेटिक फ्लेरेसिस, निमोनिया, हाइपरटेंशन। ये सारे फर्स्ट टॉपिक है यूनिट सेकेंड के। और बात करें तो प्रिवेंटिव मेडिसिन 2 में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दे रखा है, जो कि निमोनिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस, कैंसर और ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग सब्सटेंस एब्यूज। तो ये सारे टॉपिक यूनिट 2 में दे रखे हैं, जो कि इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है। मैं आपके साथ इसको इजीली वे में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो गाइज प्लीज़ सपोर्ट मी। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कोलेरा। फ्रेंड्स, कोलेरा का मतलब होता है हाइजा, और एक कॉमन डिजीज है जो कि कॉज होती है इन्फेक्शन के वजह से। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इसका कॉजिंग एजेंट के बारे में, इसके सिम्टम, किसके क्या क्या लक्षण होते हैं, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के ऊपर। कोलेरा एक एक्यूट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। मतलब एक्यूट मतलब होता है एक नया इन्फेक्शन, छोटा इन्फेक्शन का एक प्राथमिक स्तर बोल सकते हैं आप इसको। फर्स्ट स्टेप जो कि इंटेस्टाइन में, हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होती है और सीवियर कंडीशन हो जाती है, बिकॉम, ठीक ना, विद इन एन आवर। और इसका एक्शन जो है कोलेरा का इन्फेक्शन विद इन आवर में ऑनसेट इसका सिम्टम देखने को मिल जाता है। अगर कोई पेशेंट, कोई पर्सन अगर इन्फेक्टेड होता है कोलेरा से तो उसका विद इन आवर में उसके सिम्टम देखने को मिल जाते हैं। ब्लड प्रेशर ड्रॉप डाउन टू हाइपोटेंसिव लेवल, उसका जो ब्लड प्रेशर होता है पेशेंट का वो काफ़ी जल्दी डिक्रीज हो जाता है। एंड इंडिविजुअल में डाई इफ़ ट्रीटेड मेडिकली विद इन 3 आवर्स। अगर पेशेंट विद इन 3 आवर के अंदर जब उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक गिर जाता है, उसके 3 घंटे के अंदर अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो इसके वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो कोलेरा होती है इन्फेक्शन विब्रियो कोलेरा ओ ग्रुप के फर्स्ट जो इसका वायरस है, बैक्टीरिया है, उसके वजह से ऑफ इम्यूनोलॉजिकली इंडिस्टिंग्विबल क्लासिकल एंड इवन टोरीबियो टाइप्स, इसका जो है बैक्टीरिया का नाम दिया गया है। इसके 2 टाइप में इसे डिवाइड किया गया है इसी बैक्टीरिया को। 2 स्टीरियोटाइप्स है इसका, जिसका फर्स्ट जो टाइप है वो है ओगावा एंड इनवी। इसका जो 2 टाइप दे रखा है जो कि कॉजेटिव एजेंट होते हैं कोलेरा का। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो कि करेंटली आइसोलेटेड इज E1T। ये काफ़ी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कोलेरा का मोस्ट जो करेंटली आइसोलेट किया गया है बैक्टीरिया वो किसके वजह से होता है, और ये सेमेस्टर एग्जाम में भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाती है, ठीक ना। तो ये उसके वायरस का नाम है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये किस तरीके से फैलता है, तो ये मोस्ट कॉमन कॉन्टामिनेटेड सोर्स इज फेसेज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। किसी इन्फेक्टेड पर्सन का जो फेसेज होता है वो मोस्ट कॉमन इसके कंटामिनेटेड सोर्स होते हैं, और जो कि वाटर में मिलके और फूड्स के जरिए पेशेंट को ज़्यादातर इन्फेक्टेड इसी वजह से होता है वो। डिजीज स्प्रेड रैपिडली इन एरिया वेयर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ स्वेजेज। अगर उस एरिया में ये डिजीज काफ़ी जल्दी, काफ़ी स्पीड से फैलती है जहाँ पे नाले और या फिर ड्रिंकिंग वाटर का जो जरिया है पीने वाली पानी का वो प्रॉपर नहीं है। सिम्टम की बात करें तो इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम, अगर पर्सन इन्फेक्टेड होता है तो 1 से 3 दिनों में देखने को मिल जाती है, ठीक ना, इन्फेक्शन होने के बाद। और जैसे कि एब्डोमिनल पेन, लेग में क्रैम्प्स होना, हमारे पैरों में डायरिया विथ फिशी ऑर्डर, डायरिया का स्मेल आना फिशी ऑर्डर टाइप का, ठीक। एक्सेसिव थ्रस्ट, काफ़ी ज़्यादा प्यास लगना, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, मैंने आपके साथ पीछे डिक्रीज किया कि ब्लड प्रेशर जब हाइपोटेंसिवली डिक्रीज होता है तो विद इन 3 आवर के अंदर कोलेरा का ये ट्रीटमेंट करना चाहिए, नहीं तो पेशेंट की डेथ हो सकती है।
रैपिड हार्ट रेट का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना, थकान, वोमिटिंग, ये सारे इसके कॉमन सिम्टम है जो कि देखे जाते हैं कोलेरा में। अब इसका जो टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, हम इसे कैसे रोक सकते हैं। तो इसके ट्रांसमिशन ऑफ कोलेरा प्रिवेंट करने के कुछ तरीके दे रखे, जैसे स्टेरिलाइजेशन, मतलब जहाँ जहाँ इन्फेक्टेड पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है उस जगह को पूरी तरीके से स्टेरिलाइजेशन करना, नाले को साफ़ करना, जो सोर्स से हो रही है जैसे कंटामिनेटेड वाटर वगैरह, जो हमारे आसपास जो गंदगी है, जमा हुआ पानी है, उन सबको, वो सारे सोर्स होते हैं इसके, उसे क्लीन करना होता है। हम जो वाटर इंटेक करते हैं, पीने में लेते हैं, उसे प्यूरीफाई वाटर लेना चाहिए जब ये बीमारी फैल रही होती है उस समय। और उसके बाद हमें वैक्सीन लेना होता है और सर्विलेंस सिस्टम पे रखना होता है। जिस एरिया में कोलेरा फैल गया उस एरिया को सर्विलेंस सिस्टम पे डालना होता है, वहाँ पे लिमिटेड कर देना होता है लोगों की मूवमेंट वगैरह, ये सारे आते हैं इस टॉपिक के अंदर। अगर बात करें हम प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल की, तो कंट्रोल में हमें सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ द डायग्नोसिस, हमें पता लगाना होता है कि जो पेशेंट में ये सिम्टम देखने को मिल रहे हैं वो डायरिया का ही है, कोलेरा का ही है या नहीं। उसके बाद हमको उसको नोटिफिकेशन देना होता है, इस मतलब सबको नोटिस कर देना होता है कि हाँ भाई ये एरिया क्या हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड हो चुकी है। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रीटमेंट सेंटर, सरकार के जरिए से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे काफ़ी ज़्यादा प्राइमरी सेंटर लेवल की एस्टेब्लिश की जाती है। महामारी के तौर पे लिया जाता है कोलेरा को, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, डिहाइड्रेशन थेरेपी दिया जाता है और एडजुसेंट थेरेपी, ये सारे प्रोसेस को यूज किया जाता है इसके कंट्रोल में। और ये सारे प्रोसेस है जो कि प्रिवेंशन में यूज किया जाता है। और क्योंकि कोलेरा जो फैलता है वो काफ़ी ज़्यादा बाढ़ के समय में ज़्यादा फैलने के इसके चांसेज होते हैं। और केमोफाइलेक्सिस यूज किया जाता है, मतलब एज अ केमिकल इसके ट्रीटमेंट में यूज किए जाने के प्रोसेस को ही हम केमोफाइलेसिस बोलते हैं। वैक्सीनेशन में बात करें तो इसमें 2 तरह की वैक्सीन ली जाती है और हेल्थ एजुकेशन पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। अब जो इसका सेकेंड डिजीज है वो है SARS, मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि हमारे लंग्स में होती है। और रेस्पिरेटरी ये आप देख सकते हैं, ट्रेकिया, ब्रोंकियोल्स टू एल्वियोलिस में फैलती है। सबसे पहले तो नोज के थ्रू इन वायरस बैक्टीरिया एंटर कर जाती है ट्रेकिया में, ट्रेकिया से हमारे ब्रोंकियोल्स में आती है, उसके बाद एल्वियोली में, और लंग्स को जाके ये ब्लॉक कर देती है, जहाँ पे ब्लड क्या होती है, ऑक्सीजन से परफ्यूज नहीं हो पाती है, जब ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो यही सारे इसके वजह है। बात करें तो SAR की, तो एक एग्जांपल है कम्युनिकेबल डिजीज की, कॉज बाय वायरस के थ्रू होता है। SARS वायरस का जो न्यू स्ट्रेन देखने को मिला है वो कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस भी SAR का ही न्यू स्ट्रेन है एंड जेनेटिकली स्ट्रक्चरल मॉडिफाइड हो चुका है। कोरोना जो उसका जो बच्चा है SARS का, वो काफ़ी ज़्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर में, इसलिए इसका काफ़ी ज़्यादा प्रकोप देखने को मिला है, प्रीवियसली नोन एज कोरोना वायरस। ठीक ना। कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो ये एक कम्युनिकेबल इन्फेक्शन है और कॉज होते हैं जो कि कोरोना वायरस के फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। द सेम फैमिली ऑफ वायरस कॉज कॉमन कोल्ड, जो वायरस कॉमन कोल्ड कॉज करती है, जैसे इन्फ्लुएंजा की वजह से मैक्सिमम कॉमन कोल्ड होती है, तो उसी वायरस से ये फैलता है, इसका कॉजेटिव एजेंट वही हो गया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें फर्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। जब आप इन्फेक्टेड पेशेंट से कॉन्टैक्ट करते हो, किसी भी तरह मिलते जुलते हो, तो उसके जरिए सबसे ज़्यादा फैलता है। उसके बाद डिपोजिशन ऑफ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, जब आप रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जैसे कहीं जाके थूक देते हो, कहीं जाके अपने स्पूटम को फेंकते हो, तो उस वजह से जो भी का एयरबोर्न काफ़ी ज़्यादा फैलता है एयर के जरिए। सरफेस कॉन्टैक्ट, उसके बाद आती है पर्सनल कॉन्टैक्ट। तो ये सारे इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहे। सिम्टम की बात करें तो इनिशियल SAR इन्फेक्शन से जो उसका प्राइमरी इनिशियल सिम्टम देखने को मिला है वो है कफ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। जब कफ होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। उसके बाद क्या होगा, मतलब आप इन्फेक्शन हो चुका है, इन्फेक्शन हो गया तो शरीर का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि आप इन्फेक्टेड हो, टेम्परेचर बढ़ के जाएगा कहाँ तक, तो वो मोर देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा हो सकती है। अदर ब्रीदिंग सिम्टम भी हो सकती है, जैसे शोर ऑफ थ्रोट वगैरह होती है। अदर कॉमन सिम्टम की बात करें तो चिल एंड सीकिंग, सर में दर्द, मसल्स एक होना, डायरिया, डिजीनेस, ये सारे इसके दूसरे सिम्टम हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अब भाई से प्रिंसिपल कैसे इसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, ये महामारी है तो उसके कुछ
गाइडलाइंस दे रखे। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ भाई ये पर्सन इन्फेक्टेड है, जितना जल्दी हो सके अर्लियर एज पॉसिबल, ठीक ना। जैसे आपने देखा होगा कोविड के गाइडलाइंस में जितना जल्दी हो पकड़ो उसको, बांधो, रखो, वही सारे गाइडलाइंस है इसमें। उसके बाद पेशेंट को जब आप पकड़ लिया तो क्या किया जाएगा, उसे आइसोलेट किया जाएगा, ठीक ना, कम्युनिटी के में या फिर कोई कैंप बना हो उसमें, या फिर उसे हॉस्पिटल में मतलब शिफ्ट किया जाएगा, सेपरेटली रखा जाएगा। उसके बाद पेशेंट पकड़ा गया तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप प्रोवाइड करेंगे प्रोटेक्शन मेडिकल स्टाफ के थ्रू। मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे कि उस पेशेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे कांटेक्ट करना है। जब ये 3 स्टेप हो गया तो उसके बाद हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये पर्सन SARS से ही इन्फेक्टेड है या फिर किसी और डिजीज से इन्फेक्टेड है, मतलब उसका डायग्नोसिस करना उसके इन्फेक्शन का। उसके बाद हम अगर वो डायग्नोसिस में अगर उसका रिजल्ट, उसका जांच पॉजिटिव आ गया, मतलब वो बंदा इन्फेक्टेड है, तो आप क्या करोगे, बेसिक गाइडलाइन उसको फॉलो करना है कि हाइजीन प्रैक्टिस कराना है कि उसको खुद को कैसे क्लीन करना है। जैसे इसमें हाइजीन प्रैक्टिस में आ गया वॉशिंग हैंड्स आफ्टर टचिंग पेशेंट, ये सारे मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग है, पेशेंट को भी यही ट्रेनिंग दिया जाता है। यूजिंग अप्रोप्रिएट एंड वेल फिटनेस मास्क लगाना चाहिए, ठीक ना। फ्लोइंग इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर, इन्फेक्शन को हर रोज़ मेजर करना चाहिए कि हाँ पेशेंट को ये कितना कितना मतलब नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद एग्जिस्ट स्क्रीनिंग, जब पेशेंट इन सारे प्रोसेस से ट्रीटमेंट से ठीक हो जाए तो उसको एग्जिस्ट करने यानी मतलब उसको छुट्टी देने से पहले स्क्रीनिंग करना चाहिए। या फिर कोई पेशेंट कहीं पर्सन को ट्रैवल, जब वो छुट्टी होके जाएगा तो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल, उसमें पहले क्या कर लेना चाहिए, स्क्रीनिंग करके उसको अपने देश में आने देना है या फिर बॉर्डर को क्रॉस करने देना है, ठीक ना। ये सारे इसके एक्यूरेट रिपोर्ट, टाइम टू टाइम एक्यूरेट गवर्नमेंट का रिपोर्ट सबमिट करना, ये सारे प्रोसेस हमने देखा था कोविड में, काफ़ी ईजी होगा आपके लिए। अब इसका जो थर्ड टॉपिक है वो है इलोवा वायरस। इलोवा वायरस की बात करें तो इसके ये जो वायरस का जो सिम्टम है इलोवा, जिसको शॉर्ट में EBD भी कहा जाता है, एक इन्फेक्शन है जो कि होती है वायरस के थ्रू, जिसे हम इलोवा कहते हैं। और ये इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा रेयर है, बट बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन जब होती है तो ये बहुत भयानक हो जाती है, इसे डिलेड वायरल इन्फेक्शन। हालांकि ये रेयर है, कब ये इन्फेक्शन काफ़ी कम देखने को मिलता है, रेयर, लेकिन जब देखा जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाती है देर होने पे, इसे पहचानने पे। इसके कुछ कॉमन सिम्टम है फ्रेंड्स। वायरल इन्फेक्शन का जो भी टॉपिक है उसमें कॉमन सिम्टम यही होगा कि जब पेशेंट, कोई पर्सन या फिर कोई पर्सनल इन्फेक्टेड होता है तो वो सबसे पहले उसका क्या होगा, इन्फेक्टेड होने की वजह से उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब बॉडी इंडिकेट कर देगा, इंडिकेटर जलने लगेगा फीवर के जरिए, ठीक, बॉडी पेशेंट इन्फेक्टेड हो चुका है। उसके बाद क्या होगी, अल्टीमेटली रिड्यूस द लेवल ऑफ ब्लड क्लॉटिंग सेल्स, रिड्यूस हो जाती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम से आना, सीवियर पेन होना, क्रैम्प होना, ये सारे कॉमन सिम्टम है, ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो। उसके बाद जो इसका इन्फेक्शन है नॉन एज इलोवा वायरस हेमोरेजिक, इससे पहले इलोवा वायरस का जो इन्फेक्शन हुआ करता था उसे इलोवा हेमोरेजिक फीवर कहा जाता था, क्योंकि फीवर के टाइम पे ब्लीडिंग के केसेस देखने को मिली थी। लेकिन अभी इसे नॉर्मली इन्फेक्शन इलोवा इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं, EBD के नाम से। इलोवा जो वायरस होती थी वो हमारी इम्यून सिस्टम को डैमेज करती थी। ये तो कॉमन सी बात है कि इन्फेक्शन की वजह से इम्यून सिस्टम डैमेज होगा, चाहे वो कोरोना हो, इन्फ्लुएंजा हो, ये या फिर EBD हो, ठीक ना। और जब भी इम्यून सिस्टम डैमेज हो गया उसके बाद क्या क्या करेगा, वो हमारे ऑर्गन पे अफेक्ट डालेगा। जैसे कोविड में हमारे लंग्स पे अफेक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ा है, ठीक। एस्पिरिटिस एक उसके बाद डायरिया के सिम्टम देखने को मिलेंगे, जो कि ये इसमें ओमिक्रॉन में भी डायरिया के एक नया सिम्टम देखने को मिल रहा है पेशेंट में। और उसके बाद ब्लीडिंग इनसाइड एंड आउटसाइड बॉडी, बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, इसीलिए पहले हम इसे इलोवा हेमोरेजिक फीवर भी कहते थे। तो ये सारे इसके कॉमन सिम्टम आती है। कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो बहुत सारे एजेंट वायरस के कारण होते हैं, जैसे एलोवा वायरस, शूडॉन वायरस। उसके बाद ये वायरस का कुछ नाम दे रखा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब वायरल इन्फेक्शन है तो फैलने की क्या जरिया हो सकती है। तो इसका सबसे पहला तो है ट्रांसमिटेड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू द ब्रोकन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन,
ऑफ द आई, नोज, ईयर, कुछ भी हो सकता है। मतलब इसका सिंपल सा यही हो गया कि जब आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हो, उसके ब्रोकन स्किन के या फिर कोई म्यूकस मेम्ब्रेन से जब आपका बॉडी पार्ट टच करता है तो इसके ज़रिए ये काफ़ी ज़्यादा फैलता है, ठीक ना। और भी इसके कॉमन सिम्टम हो सकते हैं, जैसे ड्रॉपलेट्स, एयर ड्रॉपलेट्स हो सकती है, जैसे कि इसमें SARS में मिला था। उसके बाद है द इन्फेक्टेड फ्रूट्स बैट्स, या फिर जो फ्रूट्स हो सकती है वो चमगादड़ के थ्रू या फिर नॉन ह्यूमन प्रीमेट्स के थ्रू, जैसे मंकी वगैरह के थ्रू ये काफ़ी ज़्यादा फैलते हैं, जो कि फ्रूट्स को क्या कर देते हैं, जूठा कर देते हैं, बाइट्स कर लेते हैं। उसके बाद हम उस फल को खाते हैं तो वो फ्रूट्स क्या है, इन्फेक्टेड है। उस फ्रूट को कोई बंदा खाएगा तो पर्सन भी क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा। ये सारा जरिया है फैलने का। सीमैन के थ्रू ऑफ मैन, उसके जरिए भी फैलती है। ओरल, ये सब देख सकते हो आप, वेजिनल एंड एनल सेक्स। हु रिसीव्ड फ्रॉम EBD पर्सन के आप कांटेक्ट में आते हो फिजिकली तो ये सारे डिजीज फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिम्टम की बात करें तो मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया था। वायरल सिम्टम में सबसे पहले फीवर बढ़ जाएगा, मतलब आपका बॉडी शो करेगा कि भाई मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। फीवर बढ़ने से क्या होगा, मसल्स में पेन होंगी, क्रैम्प होंगी। उसके बाद आप थकान महसूस करोगे। जब फीवर का, यह कॉमन है, किसी पेशेंट में फीवर होती है शरीर में दर्द होने के बाद तो वो थकान महसूस करता है, या फिर किसी भी तरह के इन्फेक्शन में आपको थकान तो कॉमन चीज़ है। उसके बाद सोर इन थ्रोट्स, हेडेक, वोमिटिंग, डायरिया, ये सारे इसके कॉमन सिम्टम हैं। अब इसकी बात करें प्रिवेंशन की तो फ्रेंड्स इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, जनरल प्रिवेंशन, ठीक ना। सर्वाइवल रेट डिपेंड्स ऑन सपोर्टिव केयर। सबसे पहले तो हमें इस पेशेंट का केयर करना हो, जैसे रिहाइड्रेशन थेरेपी के थ्रू, ओरल या फिर इंट्रावेनस फ्लूइड देकर आप उसे ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि इसमें डायरिया के सिम्टम है। इफिशिएंट ट्रीटमेंट स्पेसिफिक सिम्टम, जैसे कोई अगर स्पेसिफिक सिम्टम पाया गया, जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना में ये स्पेसिफिक सिम्टम जैसे इम्यून सिस्टम का कम हो जाना, ब्रीदिंग का कम होना, हमारे स्किन पे कुछ रेसेज आ जाना, दाग धब्बे, तो कुछ ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिक सिम्टम पाए जाते हैं तो उसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी अलग से दिया जाता है। ये सारे उसके कंट्रोल करने के प्रोसेस है। द रिस्क रिडक्शन मैसेजिंग इंक्लूड्स फ्लोइंग फैक्टर। रिस्क को कुछ फैक्टर्स के थ्रू रिड्यूस किया जा सकता है टू रिड्यूस द रिस्क। वाइल्ड लाइफ टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, जानवरों से और ह्यूमन के थ्रू रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन मतलब पहले तो हम जंगली वाइल्ड लाइफ मतलब जंगल के लाइफ और ह्यूमन उसके कांटेक्ट को रोकेंगे, उसके बाद ह्यूमन से ह्यूमन को कांटेक्ट को रोकेंगे, उसके बाद आउटब्रेक कॉन्टामिनेंट्स मेजर करेंगे, उसके बाद रिड्यूस पॉसिबल सेक्सुअल ट्रांसमिशन, इस जरिए हम उसे रोकेंगे। तो ये सारे उसके कंट्रोल करने के प्रोसेस हो गए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में उतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ नेक्स्ट डिजीज के ऊपर डिस्कस करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।